नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओम एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस। मैं डॉक्टर अरविंद नाहटा आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एस्ट्रोलॉजी आखिर है क्या, किसे पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, इससे फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, और थोड़ा बहुत 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और भावों के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। परंतु मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी बताना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, ये किस आधार पे काम कर रही है और इसके कितने तरह के ब्रांचेस होते हैं। तो चलिए पहले मैं शुरू करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है। एस्ट्रोलॉजी मीन्स व्हाट। इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो मीन्स लाइट, लॉजी मीन्स स्टडी। ये एस्ट्रो कंसिडर टू बी हेवनली बॉडीज, लॉजी मीन्स स्टडी। मतलब एस्ट्रोलॉजी हेवनली बॉडीज जैसे कि ग्रहों का ज्ञान है या फिर रोशनियों का ज्ञान है। वहीं हिंदी में देखिए ज्योतिष, ज्योति मतलब लाइट, इश मतलब उसकी पढ़ाई, ज्योतिष मतलब लाइट की पढ़ाई। इसे ऐसे भी मानते हैं कई एस्ट्रोलॉजर्स, एक ज्योति जो आपको ईश्वर के समीप ले जाती है, ज्योतिष। और ये क्यों माना गया है इसकी भी बात बताता हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर अच्छा बन जाता है वो समझ लेता है कि उसका भाग्य क्या है, वो किस पर निर्धारित है, उसके द्वारा जो कर्म किए गए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, वो सब मिलके उसको भोग मिल रहा है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, उसका समय बड़ा होता है, उसके जो सितारे होते हैं वो बुलंद होते हैं और वो ऊपर भी जाते हैं और वो नीचे भी जा सकते हैं। यदि व्यक्ति इस पे घमंड करे तो वो व्यर्थ है। इसीलिए जब आप ज्योतिष सीखते हो तो आप समझ जाते हो कि आप कुछ भी नहीं हो, सबसे बड़ा प्रभु है और प्रभु की हमें पूजा पाठ, ध्यावना, जो भी आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसीलिए ज्योतिष आपको ईश्वर के समीप ले जाती है। अब आइए कि एस्ट्रोलॉजी के कितने पार्ट्स हैं। एस्ट्रोलॉजी के देखिए वैसे 3 डिवीजन माने गए हैं। पहला है संहिता, दूसरा है सिद्धांत या तंत्र, और तीसरा है होरा। अब जो संहिता है, संहिता में देखिए इसे हम कहते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब आप ये सब सीख सकते हैं कि भाई इस बार मौसम कैसा रहने वाला है, या कहीं पे भूकंप आने वाला है, या कहीं पे बाढ़ आने वाली है, या कौन से खेती ज़्यादा होने वाली है, कौन सा अनाज ज़्यादा होने वाला है, कम होने वाला है। इस जो ग्रहों का प्रभाव जब हमारे एनवायरनमेंट में पड़ता है, जो हमारे पृथ्वी पे पड़ता है, उसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए दूसरा है तंत्र यानी सिद्धांत। उसमें ज़्यादातर आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दिए हुए हैं, कौन सा ग्रह कितना बड़ा है, कितनी दूरी पे है, कितनी गति से भ्रमण कर रहा है, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको आपकी गणित बहुत तेज़ रखनी पड़ती है। और जो तीसरा पार्ट है जो हम ज़्यादातर सीखेंगे वो है होरा। होरा मतलब कि व्यक्ति का जातक या उस जातक का जो भविष्य है, जो हम हॉरोस्कोप बनाएंगे या जो कुंडली बनाएंगे, वो उसके अंतर्गत आती है। इसमें और एक डिवीज़न होता है, वो होता है मुहूर्त। मुहूर्त का अर्थ है कि कौन सा समय कैसा है, कौन सा काम कौन से समय में करना चाहिए, ये सब मुहूर्त में आ जाएंगे। तो हम बेसिकली सबसे ज़्यादा डील करेंगे जातक के हॉरोस्कोप में या कुंडली में कि उसका भविष्य कैसे रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, कर्म और कुंडली, ये दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए कुंडली का आधारभूत कर्म ही है। आपने जो किया वो आपको वापस मिलेगा, ये बात पक्की है। चाहे हाथों हाथ मिल जाए, चाहे 2 महीने बाद मिले, चाहे आपको 20 साल बाद मिले, या आपको पिछले जन्म का इस जन्म में मिले। कुछ कर्म हैं जिनका हम निजात पा सकते हैं, और जो कुछ हमारे द्वारा कर्म किए गए हैं उसका हमें निजात मिलना नामुमकिन है। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी को एक थप्पड़ मारा, उससे गुस्सा आया, पर आपने उसी समय उसके पांव पकड़ के उससे माफ़ी मांग ली, तो आपको वापस बदले में थप्पड़ हो सकता है ना मिले। वहीं आपने किसी व्यक्ति का खून कर दिया। अब आप बताइए, खून करने की सज़ा माफ़ी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा जो कर्म होता है वो बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। इसे धृत कम अधृत कम कहते हैं। यही बेसिक एस्ट्रोलॉजी का फाउंडेशन है, कर्म। अब रही बात फ्री विल की।
फ्री विल हाँ ज़रूर आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है तो आप घर के नीचे जाइए, आपकी घर इच्छा है तो आप ऊपर जाइए, बट एक लिमिटेशन, एक दायरे में ही आप घूम फिर सकते हैं। आप ये नहीं देख सकते कि मुझे अंटार्कटिका जाना है, बहुत मुश्किल होगा। यदि आपके कुंडली में वैसा योग नहीं है तो आप जा नहीं पाएंगे। तो फ्री विल है, आपने किसी को दान दिया, आपकी इच्छा है, आपने दान कर दिया, पर वही दान अगर बहुत ही बड़ी संख्या में हो तो आपकी हिम्मत नहीं है। जब तक आपके कुंडली में वो योग नहीं है आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है फ्री विल का और एस्ट्रोलॉजी का। अब आते हैं तीसरी बात पे। जनरली इस बात पे ज़्यादा बोला जाता है कि एस्ट्रोलॉजी रिपीटिटिव नहीं है, ऐसा होने पे बार बार ऐसा नहीं होता है, पर उनको मैं कहना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी कोई सिंपल साइंस नहीं है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइंस। जो कॉम्बिनेशंस महाभारत के टाइम में थे वही कॉम्बिनेशंस आपको वर्ल्ड वार 1 में भी मिलते हैं, वही कॉम्बिनेशंस आपको वर्ल्ड वार 2 में भी मिलते हैं। ये बताता है कि एस्ट्रोलॉजी रिपीटिटिव है, परंतु इसे आपको अच्छे से समझना होगा। और अब आगे बढ़ते हैं। एक खास जो जेनेटिक की बात होती है, हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में जब आप हॉरोस्कोप्स देखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे एक परिवार के हॉरोस्कोप्स में एक योग ऐसा होगा जो कॉमन होगा सब में। ये एक जेनेटिक लिंक बन जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति धनाढ्य परिवार में पैदा होता है तो उस परिवार के 20 जो सदस्य होंगे उनके हॉरोस्कोप में कुछ न कुछ योग ऐसे होंगे जो कॉमन मिलेंगे आपको। यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार से संबंध रखता है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि शनि मंगल के योग उनको सभी हॉरोस्कोप्स में दिखते हैं। दैट मीन्स इट इज़ जेनेटिकली ऑल्सो रिलेटेड। ये सब समझने के लिए आपको इस विद्या को अच्छे से सीखना होगा, तब आप अच्छे से बता पाएंगे कि एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली वर्क्स। मैं अब आपको पंचांग के बारे में भी 2 बातें बताना चाहता हूँ कि पंचांग किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर होते हो तो आपको एक बेसिक पंचांग देखना तो ज़रूर आना चाहिए। पंचांग मतलब 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, पंच अंग मतलब 5 पार्ट्स। इसमें क्या आता है वो देखिए। पहला है तिथि, फिर वार, फिर नक्षत्र, फिर योग और फिर करण। इसमें से 3 बहुत मुख्य होते हैं। जो फर्स्ट होता है तिथि, वार और नक्षत्र। तिथि किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लीजिए मैं आपको समझाता हूँ। तिथि बेसिकली 1 से लेके 15 तक होती है और ये चंद्रमा पर निर्धारित होती है। देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को बहुत महत्व दिया गया है, इसका कारण भी मैं बताता हूँ क्यों। और आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जब जाएंगे तो उसमें सूर्य को बहुत महत्व दिया गया है, परंतु चंद्रमा से एस्ट्रोलॉजी करना बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। एक छोटी सी बात है, क्योंकि चंद्रमा आपको हर 2.5 दिन में एक राशि बदलता है, वही सूर्य 1 महीने में एक राशि बदलता है। तो कौन ज़्यादा प्रभावी हुआ, चंद्रमा। तो चंद्रमा से हम बात करते हैं कि जैसे पूर्णिमा हो गई और अमावस हो गई, तो अमावस के बाद जो दिन आता है उसे एकम कहते हैं या प्रथमा कहते हैं। इसे हिंदी में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में नाम दिया गया है। हिंदी में जैसे एकम कहते हैं, उसके बाद में जो सेकंड आता है उसको द्वितीय या दूज कहते हैं। इस प्रकार आपके तेरस, चतुर्थी, इस प्रकार से ये बढ़ते रहती है। जो पूर्णिमा के बाद का जो पहला दिन होता है उसे कृष्ण पक्ष कहा जाता है। कृष्ण मतलब काला, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण काले थे इसलिए उसे कृष्ण पक्ष कहा गया है। मतलब चंद्रमा क्षीण होना शुरू हो जाता है। जब आपको पूर्णिमा को देखेंगे तो पूरा बड़ा चांद दिखता है, वो धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है वो अमावस्या की तरफ। ये हो गया कृष्ण पक्ष। अब ये शुक्ल पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष अमावस्या के अगले दिन से शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके बाद में चंद्रमा आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, वो सूर्य के ही रोशनी को वापस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही मंगल ग्रह की कोई अपनी रोशनी नहीं है, बुध की कोई रोशनी नहीं है, शनि की कोई रोशनी नहीं है, शुक्र की कोई रोशनी नहीं है। सब ग्रह जो है वो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि तिथि किसे कहते हैं। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आजकल चल रहा है कि हर त्यौहार 2 दिन हो जाता है, कोई बोलता है आज है, कोई बोलता है कल है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि कुछ ज्योतिषों ने, ज्योतिषाचार्यों ने, जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है उस बात को नकारते हुए अपना ही ज्ञान लोगों पे थोपना शुरू कर दिया है। ग्रंथों में लिखा गया है कि जो सूर्योदय के समय तिथि मान्य होती है, मतलब जब आपका सनराइज होता है, सूर्योदय होता है, और उस समय जो तिथि होती है
वही उस दिन की तिथि मान्य होगी और अगले दिन का जो तिथि है वो उस दिन के हिसाब से ही होगा। मान लीजिए आज सूर्योदय के समय एकम थी या प्रथमा थी, पहला दिन था, तो आज पूरे दिन वो एकम ही रहेगी। भले ही आपका जो द्वितीय है या जो दूज है वो चाहे शाम को 6 बजे या 7 बजे 8 बजे लग जाए, क्योंकि हिंदू शास्त्र सूर्योदय पर आधारित है। अगर मान लीजिए कोई बोलते हैं कि दोपहर 3 बजे के बाद पूर्णिमा लग गई, आपको दोपहर में 3 बजे क्या चंद्रमा दिख रहा है? आपको चंद्रमा दिख रहा है या सूर्य दिख रहा है? तो वो कैसे हो गया? रात्रि के समय आपको चंद्र के पूरे दर्शन होते हैं, तब आपको सूर्योदय जब सूर्योदय होता है उस समय जो चंद्रमा की स्थिति होती है उसे ही मान्य लिया गया है। हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कंफ्यूज मत होइए, सीधा फॉलो करिए कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती है वही तिथि मान्य है। अगर मान लीजिए उनकी बात सही भी है तो हमारे जो ग्रंथों में लिखा गया है कि क्षय तिथि क्या होती है या बढ़ती हुई तिथि क्या होती है, वो तो होएगी नहीं, क्योंकि हर तिथि बराबर चलेगी, हर दिन कोई ना कोई तिथि चलती ही रहेगी। ये जो क्षय तिथियाँ होती है, सडनली आपको तीज के बाद चौथ गायब हो जाती है और पंचमी आ जाती है, वो तो रहेगी नहीं, क्योंकि आपको कभी फलाना 2 बजे या सुबह 10 बजे दूसरी तिथि चालू हो जाएगी, तो फिर तिथि तो गायब होगी नहीं, सब तिथियाँ बराबर ही होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बी साइंटिफिक, साइंस को समझिए कि आखिर साइंस में क्या दिया गया है, हमारे ग्रंथों में क्या दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको अगला वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।